जब डेवलपमेंट हो रहा था तो लाइफ एक ही प्लेस पे थी और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती थी, वहीं से अपना पानी पीती थी। पर अगर उसको माइग्रेट करना था तो चलने वालों की ज़रूरत पड़ गई, जो कि उसको खाते थे, जो अचर थे, और फिर मूव ऑन कर जाते थे। तो पहले द मूवमेंट वॉज इन द ओशन, और ये जो ओशन में मूवमेंट था, इसमें जो है न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होती थी। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब उन्होंने दुम हिलाई, उनका वेट जो था वो सस्पेंडेड था। इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। कभी कितना भी भारी क्यों ना हो जाए, वेल तो का वेट इज नेवर अ कंसर्न, है ना। और इसका मूवमेंट कैसे होता था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब ये जो थे, ये समुद्र को छोड़ के जब अर्थ पे आए तो इनकी जो दुम थी, ये इनका पेट था, ये इनका मुंह था, और इनके जो पैर थे वो साइड में थे इस तरह से। तो बेसिकली दे वर रेस्टिंग ऑन द पेट and they were using these feet to propel themselves. So again the principle was third law of motion, but now instead of the Archimedes principle they were supported by the belly. इसमें क्या हुआ? इसमें there was friction. So to overcome friction the legs became like this, so that their belly was off the ground. So this was to decrease friction, and these became quadrupeds. Quadrupeds means that they were walking on all fours. The upper limb and the lower limb had the same sort of function, propelling function. Quadrupeds बहुत दिनों तक रहे, पर इनको जो था दूर तक देखने की ज़रूरत पड़ी। So from quadrupeds they became bipeds. There the upper limb function became separate from lower limb function. So the clavicle increased here and pushed the scapula from a sagittal plane to 30 degrees to the coronal plane. So that was what the clavicle did. And the lower limbs rotated in an exactly opposite direction, so that the pelvis opened from behind and closed in front. तो अपर लिम्ब सुपिनेट हो रहे थे और लोअर लिम्ब प्रोनेट हो रहे थे। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो करीब करीब हर बोन की जो शेप है वो इस थ्योरी को कॉरिस्पॉन्ड करेगी। अब सवाल इस बात का उठा कि ये जो 6 फुट का आदमी है, इसका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, इट मस्ट फॉल विद इन 15 स्क्वायर इंचेस ऑफ द सोल फॉर हिम टू बी स्टेबल। क्योंकि अगर इसके बाहर गिर गई लाइन
तो उसी तरफ गिर जाएगा। तो सिंगल लिम्ब स्टैंस मीन्स एक लिम्ब पे खड़े होने के लिए ये कमाल की बात जो है होनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो था वो डेवलप हो गया। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ उसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स है ना, यहाँ कॉर्पस कैलोजम है ना, फिर सेप्टम ल्यूसीडियम, फिर फॉर्निक्स, फिर यहाँ पे इधर थैलमस और इधर का थैलमस, इन दोनों के बीच में थर्ड वेंट्रिकल, फिर इधर का कॉर्डेट न्यूक्लियस और इधर का कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर दोनों के बीच में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और इसके बीच में इंटरनल कैप्सूल, फिर क्लोस्ट्रम, और क्लोस्ट्रम जो ग्रे मैटर है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में एक्सटर्नल कैप्सूल। और ये जब हमने इधर भी बना लिया तो हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना दिया। ये आ गया लैटरल सल्कस, और ये लैटरल सल्कस के पास जो थोड़ा सा ग्रे मैटर होता है इसको कहते हैं इंसुला। तो ये जो है टेम्पोरल लोब हो गया और ऊपर फ्रंटल और पैराइटल लोब हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बनाना सीख लिया। ओके, बनाना सीखना और नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नीट में आ सकता है। ये इंसुला है, ये टेम्पोरल लोब। अब इसके नीचे की जो कहानी चलती है वो ये चलती है कि यहाँ पे थैलमस है, तो यहाँ पे सब थैलमिक न्यूक्लियाई है। इसके बाद यहाँ पे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स है, और पॉन्स के नीचे मेडुला है। अब चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे पॉन्स हो और चाहे मेडुला हो, ये तीन पेडंकल्स देंगे, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, और इनमें लगा होगा सेरेबेलम। तो बेसिकली इस ब्रेन का फंक्शन क्या है? इस ब्रेन का फंक्शन है जिंदगी भर, जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको कहते हैं स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस परसीव होता है, इसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद या तो ये कॉन्शियसनेस में जाता है, प्रोसेस होने के बाद या तो कॉन्शियस हुआ, कॉन्शियस के बाद जो है रिस्पॉन्स तय हुआ, जो कि फाइट, फ्लाइट या फ्राइट था, और या इसका टाइम नहीं था तो रिफ्लेक्स हो गया, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ के जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, जो उस लाइन ऑफ ग्रेविटी को फुट के एरिया में रखने के लिए जो रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें कॉन्शियसनेस का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज हैं। तो अब ये कैसे होते हैं? जो हमारा कॉर्टेक्स है वो ये तय करता है कि एट टाइम टी व्हाट शुड बी माय इंटेंडेड पोजीशन।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉर्टेक्स से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, इंटरनल कैप्सूल से पास हुई, मिड ब्रेन से पास हुई और पॉन्स में होते हुए सेरेबेलम में चली गई। तो ये ट्रैक्ट कौन सा हुआ? कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर। अब इससे सेरेबेलम को ये पता लग गया, सेरेबेलम जो है बेचारे सेक्रेटरी हैं कॉर्टेक्स के, सेक्रेटरी को ये पता लग गया कि कॉर्टेक्स की इंटेंडेड पोजीशन क्या है। तो सेरेबेलम ने अपना काम शुरू किया, उसने कहा भैया प्रेजेंट पोजीशन क्या है, किस रेट से चेंज हो रही है। इसलिए एक्सपेक्टेड पोजीशन एट टाइम टी क्या होगी? क्या होगी ये कैलकुलेट करेगा। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है? इसके 3 इनपुट्स हैं। एक है टेक्टोसेरेबुलर, मतलब आई से आई इंफॉर्मेशन, आई से टेक्टम जो है ना, सुपीरियर कॉलिकुलस, टेक्टो सेरेबुलर ट्रैक्ट्स। फिर आई सेमी सर्कुलर कैनाल से, इसको हमने कहा वेस्टिबुलो सेरेबुलर। और फाइनली आई स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से 2 तरह की सेंसेशंस आई, या तो जॉइंट की आई और या मसल टोन की आई। जॉइंट की जो सेंसेशंस आई वो आई पोस्टिया कॉलम से, जिसको हम लोग कहते हैं फैसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिस। पोस्टियर कॉलम ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिस में कन्वर्ट हो गया, और ये आया फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिस। जैसे कि ये आया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद इसमें एंटीरियर फाइबर्स निकल के मिडलाइन को क्रॉस करके इंफीरियर सेरेबुलर पेडंकल से ऑपोजिट साइड के सेरेबेलम में चले गए, और पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट सेम साइड के सेरेबेलम में चले गए। इसलिए इसका मतलब हुआ अच्छी खासी क्रॉसिंग हुई, राइट साइड का सेरेबेलम भी इन्फॉर्म हुआ और लेफ्ट साइड का सेरेबेलम भी इन्फॉर्म हुआ। जो एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट साइड गए, और जो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स हैं ये सेम साइड गए, और ये कैसे इंफीरियर सेरेबुलर पेडंकल से गए। ठीक है, अब ये जॉइंट सेंस आ गई। इसके बाद ये जॉइंट सेंस के 2 कंपोनेंट्स हैं, पोजीशन क्या है और किस रेट से मूव कर रहा है। इसके अलावा मसल सेंस में मसल टोन आई। मसल टोन जो है वो स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट से आई। ये जो थे 2 थे, एक एंटीरियर थे और एक पोस्टीरियर थे। तो एंटीरियर वाले जो थे, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट, वो मिड ब्रेन तक चढ़ के ऑपोजिट सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल चले गए, और जो पोस्टीरियर वाले स्पाइनोसेरेबुलर थे वो इंफीरियर सेरेबुलर पेडंकल से सेम साइड चले गए। तो इसमें भी क्रॉसिंग का इंतजाम हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये पता चला कि सेरेबेलम का जो प्रेजेंट पोजीशन और रेट ऑफ चेंज पता करने वाला सिस्टम है
वो टेक्टोसेरेबेलर, वेस्टिबुलोसेरेबेलर, सेमी सर्कुलर कैनाल, और स्पाइनोसेरेबेलर और फैसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस, इन चीज़ों पे निर्भर है। अब इसको कैलकुलेट करके सेरेबेलम ने ये पता लगा लिया कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड पोजीशन एट टाइम टी, और उसको कॉर्टिकोपोंटस सेरेबेलर से इंटेंडेड पोजीशन पता। तो उसने क्या किया कि एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को उसने कहा एरर है, और इस एरर को उसने करेक्ट करने की सोची। तो जैसे ही उसने इसको करेक्ट करने की सोची तो उसने उस पार्ट ऑफ पिरामिडल सिस्टम से एक्ट किया जो कि रिफ्लेक्स की सुनता है, वॉलंटरी की नहीं सुनता। उस तरह के पिरामिडल सिस्टम को कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। अगर ऊपर से देखो तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एरिया 4s, it consists of caudate nucleus, lentiform nucleus, it consists of subthalamic nucleus, it consists of red nucleus, यहाँ लिखते जाते हैं 4s, caudate nucleus, lentiform nucleus, subthalamic nucleus, red nucleus, reticular formation, vestibular nucleus, substantia nigra, and internuncial neuron system of the spinal cord। तो इन सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक सेरेबेलम के फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स पहुंचते हैं। और वो करते क्या है? वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम लोग स्ट्रेच रिफ्लेक्स समझने की कोशिश करते हैं। मसल्स जो हैं उनमें दो तरह के फाइबर्स हैं, एक एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं। ये सारे के सारे फाइबर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो मसल के अंदर देयर आर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो हैं वो इस तरह के, और यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे इंसर्शन है मसल, और इनके बीच में एक लेंथ है। अब इसके अंदर कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं। ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके दोनों एंड्स पे मसल होता है, यहाँ और यहाँ, और इनके बीच में एक रिंग होती है विच इज कॉल्ड एज द एन्युलोस्पाइरल रिंग। ये एन्युलोस्पाइरल रिंग से जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ये बाइपोलर न्यूरॉन से कनेक्ट होकर आती है, और ये आके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करती है। ये वाले न्यूरॉन्स कहलाते हैं अल्फा न्यूरॉन्स। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या करेगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो है वो गामा न्यूरॉन्स देता है। ये गामा न्यूरॉन्स आके इन दो को सप्लाई करते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। तो जैसे ही एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम चाहता है कि इस मसल की लेंथ छोटी हो जाए, ये टोन बढ़ जाए, तो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की वजह से एन्युलोस्पाइरल रिंग के जो एरियाज़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसे ही बढ़ जाता है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तुम्हारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं,
ओरिजिन इंसर्शन के पास आ जाता है। जब इंसर्शन के पास आ जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन एरुलर स्पाइरल रिंग इज रेस्टोर्ड और मसल टोन घट जाता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम डिफरेंट लेंथ ऑफ मसल्स पे जाके टोन सेम हो जाती है। एक्स लेंथ थी, टोन बढ़ी, वाई लेंथ रेस्टोर हो गई, टोन सेम हो गई। तो ये जो है बेसिकली स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ना तो उसको लेंथ को बढ़ने देगा और ना लेंथ को छोटा कम होने देगा। तो अब ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है इसी के थ्रू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम एक्ट करता है। अब ये हम देखते हैं कि एक बॉडी में, अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो लिम्ब में एक तरफ फ्लेक्सर है और एक तरफ एक्सटेंसर है। इसको हम लोग कहेंगे एंटागोनिस्टिक। इसमें होगा ये कि अगर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है तो एक्सटेंसर टोन घटी हुई है और फ्लेक्सर टोन बढ़ी हुई है, और जब तक कि डिफरेंट एंगल पे एल्बो सेट नहीं हो जाएगी तब टोन बिल्कुल इक्वलाइज हो जाएगी, है ना। इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक रिफ्लेक्स। अब इसके बाद ये होता है कि मान लो कि हम कोई चीज़ पकड़ने जा रहे हैं तो हमारा हाथ प्रोनेट होगा और इसके साथ डॉर्सीफ्लेक्स होगा और हमारे एमपी जॉइंट्स कंट्रैक्ट होंगे। ऑल दीज मसल्स आर सिनफेजिक, दे आर एक्टिंग इन द सेम फेज फॉर द सेम फंक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज सिनफेजिक रिफ्लेक्स। इसके बाद एक बड़ी खास बात है। तो बड़ी खास बात यह है कि अगर इधर फ्लेक्सर टोन बढ़ी इस लिम्ब में तो इधर एक्सटेंसर टोन बढ़ेगी। ठीक, दौड़ते हो देखा, दौड़ते हुए, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्स। इसके बाद अगर इधर की फ्लेक्सर टोन बढ़ेगी तो लोअर लिम्ब की फ्लेक्सर टोन बढ़ेगी, इधर वाली। ठीक है, इसको कहते हैं डायगोनल रिफ्लेक्स। और बेसिकली बात क्या है? बेसिकली बात यह है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ टोन्स, वन इज फ्लेक्सर एंड अदर इज एक्सटेंसर। शुरू में बेबी जो है वो लीस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है वूम्ब में, इसलिए टोटली उसकी फ्लेक्सर टोन सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि वो जो है वाटर में सस्पेंडेड है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से, तो उसको एक्सटेंसर टोन की ज़रूरत ही नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं। पर जब आप पृथ्वी पे आए तो ग्रेविटी ने ओवरटेक किया तो धीरे धीरे करके एक्सटेंसर टोन बढ़ती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो इनिशियल है, तो स्पाइनल कॉर्ड अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? फ्लेक्सर टोन होगी। तो जब आप बच्चे को गिराते हैं और वो एक्सटेंसर आता है, मोरोज रिफ्लेक्स आता है, इसका मतलब इसमें एक्सटेंसर टोन जिंदा है ना। तो जैसे ही इसके ऊपर का न्यूक्लियस लिया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, तो इससे आ गई एक्सटेंसर टोन आ गई। इसके बाद तुम्हारा रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दोनों मिलके रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू
ये मूवमेंट प्रोड्यूस, ये चेंजेस इन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर टोन प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि ये सारे रिफ्लेक्सेस पॉसिबल हो जाते हैं। एंटागोनिस्टिक, सिनफेजिक, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल रिफ्लेक्स, ये जो है रेड न्यूक्लियस सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलर फॉर्मेशन में चेंज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आया सबथैलेमिक न्यूक्लियस। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में, सीधे आगे चलने में मदद करता है। सबथैलेमिक फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पर सीधी लाइन में। पर अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस स्टिमुलेट कर दिया तो वो टर्न होने लगेगा ऐसे। लेफ्ट साइड का कॉर्डेट न्यूक्लियस अगर स्टिमुलेट कर दो तो यू विल स्टार्ट टर्निंग। दैट मीन्स वो राइट साइड की स्ट्राइड घटा देगा और लेफ्ट साइड की स्ट्राइड बढ़ा देगा। सो दिस इज टर्निंग रिफ्लेक्स। तो जो तुम्हें रिफ्लेक्सेस इतने डिफिकल्ट लगते थे सारे पीडियाट्रिक में, कहाँ से याद करो, कैसे हो, दे आर सो सिंपल। और सिंपल सी बात यह है कि अगर ये फुट का एरिया है तो इस फुट के एरिया में इन्वर्टर, इवर्टर, प्लांटर फ्लेक्सर, डॉर्सी फ्लेक्सर, ये जो हैं टिबिया को अलाइन रखेंगे, टिबियल अलाइनमेंट। इसके ऊपर तुम्हारे जो टिबिया से 3 मसल निकलते हैं, एक फ्लेक्सर निकला सार्टोरियस, एक ग्रासिलिस निकला एडक्टर, एक सेमीटेंडनोसस एक्सटेंसर, और इधर से आइलियोटिबियल बैंड, टेंसर फेशियल आटा। तो ये चारों जो हैं इस पेल्विस को, जैसे कि आप हाथ से कटोरा संभालते हैं ना, वैसे ही ये पेल्विस को संभाले रहते हैं, जिससे कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इसी के अंदर गिरती रहे। ये सिंगल लिम्ब स्टैंस हो गया। अगर दोनों लिम्ब में स्टैंस हो रहा है तो इस लाइन ऑफ ग्रेविटी को स्पाइन पे रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ स्टैंडिंग। अब इसके बाद जो है शुरू होता है गेट। अब ये गेट हम लोग नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। इतना आज के दिन पढ़ना काफ़ी। गेट नेक्स्ट टर्न में।